हेलो दोस्तों। आज आपका IT 402 का एग्जाम उसका पेपर है। हम लोग उसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मेरा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देर आर मेनी रीजन्स वाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में फेल्स, यानी बहुत सारे रीजन है जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फेल हो जाते हैं, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो वो फेल हो जाता है। वाइल कम्युनिकेटिंग द मैसेज not be received exactly the way the sender intended, and therefore it is important that communicator seeks dash to check that their message is clearly understood। यानी इसके कहने का मतलब है कि जब हम आपस में बात करते हैं या फिर हम किसी से फोन पे या फिर कहीं और से बात करते रहते हैं, हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो जब फेल हो जाता है और जो सेंडर है, जो सेंड करने वाला, जब मैसेज अपना भेजता है उस रिसीवर के पास, यानी जब हम अपना मैसेज किसी और के पास भेजते हैं और वो मैसेज क्लियर नहीं पहुंचता है और हमें लगता है कि वो बात मेरा समझ नहीं पाया, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बात मेरा सही है कि गलत है। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन आता है, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ, पहले दिया डिस्क्रिप्शन, दूसरा दिया फीडबैक, तीसरा दिया चैनल, चौथा दिया साइन। तो जब तक हमें कोई फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे मान लेंगे कि मेरा ये जो मैंने बात किया है वो सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तुम्हारा आपका फीडबैक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा इसमें है जो बैरियर नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन माने आपस में जो आप बात करते हैं, फिजिकल मतलब आप बॉडी से थके हुए हैं या फिर कोई आपको कुछ और परेशान कर रहा है, वो फिजिकल होगा। इसमें दिया लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब ये होता है कि आप किसी और की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, और चौथा दिया इसमें सब्जेक्टिव बैरियर, यानी सब्जेक्टिव कोई बैरियर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सब्जेक्टिव बैरियर होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, थर्ड कह रहा है टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल, यानी आप अच्छे से काम करें, आप अच्छे से अपने काम को और अपने लाइफ में अच्छे से काम करें। यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इंप्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स, यानी आप अपने आप को मैनेज करते हैं और हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते हैं बहुत सारे स्किल्स में, यानी बहुत सारे चीज आप सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू, रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क, यानी इसमें से कौन सा स्किल है जो प्रायोरिटाइज करता है, यानी कि आपको बताता है कि कौन सा काम आपके लिए पहले है, और जो उसमें का जो रिमूव यानी जो वेस्ट है, यानी जो आपके काम का नहीं है उसको आपको हटाने की बात करता है। ठीक है, पहले दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्सिबल, यानी आपको वो काम करना है, आप वो काम करते रहते हैं, तो इसका मतलब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरा दिया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज का मतलब आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसको अपने टाइम के अनुसार मैनेज कर दिया। ठीक है, तीसरा दिया सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हम किसी काम के प्रति कितना अवेयर है उसको हम लोग सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। चौथा दिया एडेप्टेबिलिटी, यानी आप किसी काम को कितना एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एडप्टेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिव विथ डेली प्रेशर्स, यानी हम अपने जो स्ट्रेस को मैनेज करते हैं और प्रेशर को हटाने के लिए हम डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड द एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी हमेशा हम एबीसी जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट जो एबीसी हम हमेशा उसको ध्यान रखते हैं। द एक्रोनिम ऑफ एबीसी स्टैंड्स फॉर, यानी एबीसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो एग्जैक्ट इसका आंसर होगा वो होगा एडवर्टिसिटी, बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेहा इज रिसीविंग सेवरल मेल्स फ्रॉम कंपनीज who are advertising a product or trying to attract her to their websites. Such type of mails are called, आपको बहुत जगह स्पैम मेल्स मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा होगा एडवर्टाइजिंग मेल्स। अब कैसे एडवर्टाइजिंग मेल होगा, आप लोगों ने बहुत लोगों ने नोट्स में भी देखा होगा कि यहाँ स्पैम मेल सर होगा, ये आप गलत बता रहे हैं। एडवर्टाइजिंग मेल नहीं होगा, लेकिन इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ कि एडवर्टाइजिंग मेल होगा कि नेहा इज रिसीविंग सेवरल मेल्स, एंड नेहा जो है बहुत सारी मेल को रिसीव कर रही है फ्रॉम कंपनीज, यानी बहुत सारे कंपनियों से अपने मेल पे वो मेल रिसीव कर रही है। हुज आर एडवर्टाइजिंग, यानी वो अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं। अ प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं। और टाइपिंग टू अट्रैक्ट, ट्राइंग टू अट्रैक्ट, यानी वो आपको अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हर देयर वेबसाइट्स, यानी वो अपने वेबसाइट पे आपको आकर्षित, जैसे आप फ्लिपकार्ट खोलें
आपको उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट पसंद आए, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप गूगल खोलते तो फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट वहां दिखाई देने लगता है, तो क्या कर रहा है, वो एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे मेल आपके पास आते तो वो एडवर्टाइजिंग मेल कहलाते हैं, लेकिन उसकी जो मेल में कैटेगरी बनी हुई है उसको हम लोग स्पैम मेल बोलते हैं, ठीक है। अगर मेल में अगर वो जाता है तो उसको हम लोग स्पैम मेल बोलते हैं, भाई हाँ ये स्पैम में आ गया। एडवर्टाइजिंग मेल का तो कोई कॉलम होता नहीं है, वो स्पैम मेल का कॉलम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार हम लोग देख लेते हैं मेल का कौन कौन सा कॉलम होता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसका फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहाँ जीमेल पे आया, ठीक है, और आप यहाँ साइड में कॉलम देखिएगा, आपको दिखाई देगा, देखिए साइड में यहाँ कॉलम मैं लेके आया, देखिए यहाँ दिया हुआ इनबॉक्स, स्टार्टेड, स्नोज्ड, इंपॉर्टेंट, सेंड, ड्राफ्ट, कैटेगरी, सोशल अपडेट्स, फॉरम, प्रमोशंस, ठीक है, ट्रैश, पर्सनल रिसिप्ट्स, और यहाँ जब मोर पे आप क्लिक करेंगे तब इसमें आ जाएगा आपका स्पैम वगैरह, देखिए चैट, शेड्यूल्ड, ऑल मेल्स, स्पैम मेल। तो स्पैम में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, क्रैम्बली का आया हुआ है, प्रोमो का आया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग एडवर्टाइजिंग मेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए एडवर्टाइजिंग मेल भी जिसने लिखा वो करेक्ट है, और जो स्पैम मेल लिखा है नोट्स के हिसाब से तो स्पैम मेल भी सही है, ओके। तो ये मेरा दोनों आंसर करेक्ट हो सकता है, तो इसमें आप किसी एक को टिक मारोगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 6 पे। अ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन्स अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड डैश एज सुन एज इट इज स्विच्ड ऑन और द पावर बटन इज ऑन, यानी जैसे ही आप पावर बटन को अपने कंप्यूटर में ऑन करते हैं तो उसमें कौन सा डिवाइस ऑटोमेटिकली रन कर जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसको मैंने जो लेक्चर मैंने वीडियो बनाया था पहले, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप देखेंगे पिछले जितने भी क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस पिछले वीडियो में, ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, यानी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पहला दिया हुआ है क्या, स्टाइल्स हेल्प्स टू इंप्रूव कंसिस्टेंसी इज एन डॉक्यूमेंट, consistency in a document. Identify the style that is used to format graphics and text frames, including wrapping type, borders, backgrounds and columns. यानी कि वो कौन सा स्टाइल है जो इंप्रूव करेगा, या फिर उसको आपको ढूंढना है जिसमें फॉर्मेट, ग्राफिक्स की फॉर्मेट हो, टेक्स्ट फ्रेम्स हो, इंक्लूडिंग रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आपने पूरे एक लाइन में लिखा है और लाइन वो बाहर चला गया तो आप उसको रैप टेक्स्ट करके नेक्स्ट लाइन में लेते आते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर्स हो गया, बैकग्राउंड्स हो गए, तो कौन सा उसमें है। इसमें बहुत लोग दिमाग में आया होगा ग्राफिक्स, लेकिन यहाँ ग्राफिक्स जो है करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ जो आंसर आपका फ्रेम्स जो है वो करेक्ट आंसर है। फ्रेम में आपको हर एक तरह की स्टाइलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। आर्गुमेंट पास टू अ मैक्रोज फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज, यानी जब हम मैक्रोज में कैल्क के थ्रू जब आर्गुमेंट पास करते हैं तो क्या पास होता है, ठीक है, स्ट्रिंग्स, रेफरेंसेस, नंबर्स नहीं, उसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग पास करते हैं, स्ट्रिंग में तो आप किसी किसी का नाम ही भेजेंगे, वो भी वैल्यू हुआ, नंबर भेज रहे हैं तो वो भी वैल्यू ही भेज रहे हैं आप, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। इन अ डॉक्यूमेंट, in a document, dash is used to apply a style to many different areas quickly without having to go back to the style and formatting windows and double click every time। यानी कि ये कह रहा है कि इन डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट में डैश इज यूज टू अप्लाई, यानी वो हमेशा यूज किया जाता है स्टाइल अप्लाई करने के लिए मेनी डिफरेंट एरियाज, यानी बहुत सारे जगहों पे, क्विकली यानी हम मतलब तुरंत, विदाउट हैविंग टू गो बैक यानी आपको बिना पीछे जाए हुए, गो बैक यानी पीछे गए हुए, टू द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज एंड डबल क्लिक एवरी टाइम, यानी कि आप उस स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो पे जाके डबल क्लिक करते हैं हमेशा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। कौन सा विंडोज को हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल एंड फॉर्मेट, और फिल फॉर्मेट जो मोड है इसको हम लोग डबल क्लिक करके हमेशा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तनु एक्सप्लेन हिज क्लास दैट टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल, यानी तनु के क्लास में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपको एग्जिस्टिंग स्टाइल को अप्लाई करना है, एक्सेप्ट फॉर, कॉमा लगाया हुआ, डैश कॉमा, पोजीशन दैट इंसर्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ, फ्रेम और पेज, एंड द डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द स्टाइल इज ऑन
वन ऑफ द लिस्ट, यानी आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो स्टाइल आपका दिखाई देने लगता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जनरली हम लोग कैरेक्टर स्टाइल, यानी कैरेक्टर पे हम लोग कोई भी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। विंडोज पे तो कोई स्टाइल कीजिएगा नहीं, पैराग्राफ पूरा पैराग्राफ हो जाता है। और सेल पे कोई स्टाइलिंग हम करते नहीं, सेल में कोई टेक्स्ट लिखेंगे तभी तो स्टाइलिंग करेंगे। इसलिए जो कैरेक्टर हम लिखते हैं उस पे हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। कोई भी स्टाइलिंग हम लोग कैरेक्टर पे करते हैं, उस पर डबल क्लिक करके कोई भी स्टाइलिंग हम कर सकते हैं अपने सेल में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहें तो मैं एक बार एक्सेल ओपन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, कैसे वो होता है डबल क्लिक करने के बाद। जैसे मेरा यहाँ ब्लैंक शीट है, मैंने यहाँ क्या किया, कुछ भी लिख दिया, ये कुछ टाइप कर दिया मैंने, कुछ रैंडम सा नंबर मैंने टाइप कर दिया है, ठीक है। और इसको हमको, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, अब इसको हम यहाँ डबल क्लिक करें तभी तो सेलेक्ट होगा ये, और यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करें तो सेलेक्ट हो गया। आप जो स्टाइलिंग चाहे तो फॉन्ट का कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है, रेड कलर हो गया। तो स्टाइलिंग तभी तो हो पा रहा है जब आप कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसमें जो आंसर हुआ हुआ कैरेक्टर स्टाइल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। द डैश विंडोज शोज द टाइप ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल फॉर द ओपन ऑफिस या फिर openoffice.org कंपोनेंट यू आर यूजिंग। डैश विंडोज यानी कि कौन सा विंडोज है जो स्टाइल के लिए अवेलेबल है। सिंपल सा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज, ये मेरा करेक्ट आंसर है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज, ये जो मेरा है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज, ठीक है। हाँ, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज, ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन राइटर डैश रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स, यानी कि राइटर यानी आपको openoffice.org राइटर में और कौन सा चीज है जो रेफर यानी दिखाता है, रेफरेंस देता है, उसका मतलब बताता है कि यहाँ ग्राफिक्स है। द पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम, यानी कोई एक पेज से दूसरे पेज पे या फिर कोई एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे। वेयर द ऑब्जेक्ट इज, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, यानी वो जो वस्तु है वो कहाँ है। और पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर, यानी ये कह रहा है कि अगर हम अपने पेज पे कोई या फिर अपने पेज पे, हाँ अपने पेज पे हम कोई रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस किसी किसी टेक्स्ट का या फिर किसी पेज का रेफरेंस देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो जनरली उसको हम लोग एंकर टैग बोलते हैं। एंकर टैग के थ्रू तो हम कहीं जाते हैं। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में एंकर टैग के बारे में बताया था, एंकरिंग के बारे में बताया था, या फिर हाइपर लिंक के बारे में बताया था। तो वही काम हाइपर लिंक और एंकरिंग सेम काम करते हैं, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी का लिंक स्टोर रहता है या किसी किसी का रेफरेंस स्टोर रहता है, ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। डैश फंक्शन टेक्स डेटा dash function takes data from a series of worksheet or workbook and summarize it into a single worksheet that you can update easily, यानी कि बहुत सारे डेटा है, बस बहुत सारे वर्कशीट है और वर्कबुक है, उनको समराइज करके सिंगल वर्कबुक में वर्कशीट में लेके आना है और उसको आराम से हमको अपडेट करने में आसानी हो, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा कंसोलिडेशन। ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। टू अदर टूलबार कैन बी ओपन फ्रॉम पिक्चर टूलबार, यानी दो अलग अलग टूलबार ओपन होते हैं पिक्चर टूलबार के थ्रू। द डैश एंड डैश, उसको हम लोग ग्राफिक्स फिल्टर टूलबार एंड कलर टूलबार बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। इफ यू आर कंटिन्यूली वर्किंग विद द सेम रेंज then you may give a name of the range using dash option under data menu, यानी कि आप किसी सेल में या फिर किसी डेटाबेस में आप रेगुलर एक ही लाइन से लिखते जा रहे हैं तो वो किस रेंज में आता है, ठीक है। पहले दिया डिफाइन डेटा, डिफाइन रेफरेंस, डिफाइन रेंज। अब देखिए आप रेंज को डिफाइन कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा किस रेंज में वो जा रहा है, ठीक है। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन कैल्क यूजिंग द सब टोटल्स डायलॉग यू कैन सेलेक्ट array and then choose a statistical function to apply to them. For efficiency you can choose up to groups array to which to apply a function, यानी कि उसमें कितना आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका फंक्शन अप्लाई हो सके एरे में। तो हम लोग मिनिमम 3 अप कर सकते हैं सेलेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 पे। सॉल्व ऑप्शन अंडर टूल मेनू अकाउंट्स टू अ मोर एलोबरेट फॉर्म from of dash the difference in that the solver deals with equation is multiple। इसमें इसका आंसर हो जाएगा गोल सीक एंड अननोन वेरिएबल्स, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यूजुअली यू रन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू, यानी कि आप कोई भी कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई भी कैलकुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो किसी ना किसी वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट यूजिंग डैश यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यू विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट, यानी कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो वैल्यू आपने डाला है वो क्या रिटर्न करे, और आप चाहते हैं कि वो रिटर्न करे और क्या रिटर्न करे, उसको हम लोग गोलसिक बोलते हैं। गोलसिक से ही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। रामा एंड टू ऑफ हर फ्रेंड्स आर डूइंग सर्वे फॉर ग्रेट जेंडर वाइज एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ देयर लोकेलिटी एज अ स्कूल प्रोजेक्ट यूजिंग स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट के थ्रू वो ग्राउंड जेंडर वाइज सर्वे करवाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। दे ऑल वांट टू वर्क साइमल्टेनियसली टू अ कंप्लीट इन अ वन टाइम, यानी वो चाहते हैं कि हम एक साथ, मैंने बहुत सारे लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम एक साथ एक ही वर्कशीट पे काम करें। ठीक है, तो व्हाट ऑप्शन दे शुड बी यूज्ड टू एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट स्पीड अप देयर वर्क, यानी वो कौन सा स्प्रेडशीट इस्तेमाल करना चाहेंगे ताकि उनका काम और फास्ट हो सके। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका शेयर्ड, यानी जब वो अपने एक्सेल को अपने एक दूसरे से शेयर कर देंगे तभी तो वो काम साइमल्टेनियसली यानी एक साथ कर पाएंगे, जैसे इसमें शेयर्ड वर्कशीट होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इन कैल्क यू कैन यूज सेल रेफरेंस इनटू वन और सेवरल फॉर्मूला टू रेफर टू। ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसके बारे में एग्जांपल मैं बताया था। इसका जो एग्जांपल है या फिर इसका जो आंसर है, डेटा फ्रॉम वन और मोर कंटिन्यूअस सेल्स ऑन द वर्कशीट, कंटिन्यूअस सेल ऑन द वर्कशीट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज इन पिक्चर गैलरी होगा नहीं, डेटा कंटेंट्स इन अ फॉर्मेट इन डेटाबेस, ये डेटाबेस की हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर की हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बताए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ आरडीबीएमएस, यानी आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट कौन सा है, कौन है, या फिर डीबीएमएस का पार्ट कौन सा है। इसमें पब्लिशर होगा नहीं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये माइक्रोसॉफ्ट का है या फिर विंडोज का है। इसमें जो ओरेकल ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट है। ठीक है, मैंगो डीबी एक अलग कंसेप्ट है, इसलिए जो यहाँ ओरेकल है वो मेरा करेक्ट आंसर है। बात है क्वेश्चन नंबर 22 पे। द डैश हैज इवॉल्व्ड सिंस 1960 टू इज इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज इन डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी उसको क्या चीज को इन्वॉल्व किया गया 1960 में कि जो आपके डिफिकल्टी को कम कर सके बिल्डिंग में, मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को लाया गया ताकि फॉर्मूला बेस्ड हम कोई भी काम कर सके, ताकि हमको आसानी हो कोई काम करने में। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ, राइटर टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर्स लेट यू बिल्ड अ ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द इन योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट, यानी हेडिंग के साथ ये डॉक्यूमेंट आएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इन कैल्क टू क्रिएट द रेफरेंसेस विद द माउस, यानी कि इन कैल्क यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैल्क में आप माउस के थ्रू कौन सा रेफरेंस क्रिएट करते हैं, कैसे रेफरेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द सेल इन विच द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी इंटर्ड। ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। बोथ स्प्रेडशीट नॉट टू बी ओपन, ऐसा हो नहीं सकता कि जब आप कैल्क ओपन करें तो स्प्रेडशीट ओपन नहीं होगा। यहाँ इक्वल टू सिंबल यानी नो नीड ऑफ इक्वल, विदाउट इक्वल टू सिंबल आप फॉर्मूला लिख नहीं सकते हैं। सेल रेफरेंस इज नॉट इक्वल, विदाउट सेल रेफरेंस आप कोई फॉर्मूला का रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज जो मेरा करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे, डैश कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम within a spreadsheet and can lead to other parts of current files, to different files or even to a website. ठीक है, यानी कि इन डैश कैन बी यूज टू कैल्क टू जंप और डिफरेंट लोकेशन, यानी डिफरेंट लोकेशन में अगर हमें जंप करना है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अभी मैंने बताया था एंकर टैग, नहीं तो हाइपर लिंक। ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एनी सेटिंग दैट कैन बी एडेड टू मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड इन अ टेम्पलेट, which of the setting below cannot be included in writer document and saved as template for a later use। इसमें जो फॉर्मूला सेटिंग है वो आप लेटर यूज के लिए नहीं कर सकते हैं, जब आप ओपन करते हो आप फॉर्मूला सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो 26 का जो मेरा आंसर होगा वो होगा फॉर्मूला सेटिंग।
ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ है कि रामाकांत इज रनिंग अ बिजनेस, हैड सेंड अ लेटर टू नंबर्स ऑफ डेलीगेट्स, यानी कि बहुत सारे लोगों को लेटर सेंड करना है, और डैश कैन बी क्विकली वेट टू लिस्ट ऑफ पीपुल मेलिंग एड्रेस एंड जनरेट लेबल्स ऑफ और इन्वेलप्स विद द एड्रेस फॉर डिफरेंट पर्संस ऑन ईच लेबल और इन्वेलप। यानी कि रामाकांत अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक लेटर को बहुत सारे लोगों को भेजना, और वो चाहते हैं कि एक ही बार में डिफरेंट डिफरेंट लोगों का नाम और उनका एड्रेस, उनका मेल आईडी हमें जनरेट होकर मिल जाए, उसके लिए एक इन्वेलप तैयार हो जाए। तो उसको हम लोग मेल मर्ज के कंसेप्ट से ये इन्वेलप तैयार करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टाइल तो अलग चीज हो गया, पैराग्राफ यानी पैराग्राफ राइटिंग होती है, ईमेल मतलब सेंड करना होता है। ठीक है, इसमें एड्रेस वगैरह नहीं आता, एड्रेस आपको डालना पड़ता है। जो करेक्ट आंसर होगा वो मेल मर्ज। आते क्वेश्चन नंबर 28 पे, Vinita has to prepare a report for research work in which she needed to include image with text, यानी कि विनीता जो है अपना रिपोर्ट वर्क तैयार कर रही है, रिसर्च कर रही है किसी किसी चीज पे, और उसका रिपोर्ट तैयार कर रही है, उसमें इमेज और टेक्स्ट दोनों जोड़ रही है। Which features help to balance the relation of graphics of the surrounding text, which may wrap around the graphics on one side or both side, be over printed behind the front of graphics and treat the graphics as a separate paragraph or character। अब इसको अगर उन्होंने लिखा, अपने क्या किया कि इसका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इमेज और टेक्स्ट दोनों एक साथ लिया, इन दोनों एक साथ एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जा रहा है, तो कौन सा हम ऑप्शन सेलेक्ट करें कि वो मेरा बराबर दोनों आ जाए, यानी इमेज अलग हो जाए और टेक्स्ट मेरा अलग हो जाए। ठीक है, इसमें जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट को रैप कर देंगे वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जो है मेरा ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग। आता क्वेश्चन नंबर 29 पे, जागृति हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, शी वांट्स टू रिसाइज द इमेज, यानी वो चाहती है कि हम इमेज को रिसाइज करें। व्हिच ऑप्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसर इमेज फॉर्मेट शुड बी सिलेक्टेड, इसको हम लोग कीप रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कीप रेशियो के थ्रू वो अपना सेलेक्ट कर पाए। क्रॉप मतलब काटना होता है, कीप एस्पेक्ट का मतलब होता है आप बड़ा कर दीजिए, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है उसमें ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, कह रहा है डेटा फ्रॉम द कंसोलिडेशन रेंज एंड टारगेट रेंज आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट। ये तो स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। इफ यू लेटर ओपन अ वर्कशीट in which consolidation has been defined, this will not be available again। ये तो स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है, इसलिए इसका जो आंसर होगा स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, क्योंकि जब भी हम वर्कशीट ओपन करेंगे जो भी डेटा हमने कंसोलिडेट किया नहीं जोड़ा है वो मेरा एज इट इज दिखाई देगा और अवेलेबल होगा मेरे पास हो। ये कह रहा है कि अवेलेबल नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 2 मेरा करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 32 31 पे, इन स्प्रेडशीट स्टेटमेंट 1 द कंसोलिडेट बाय रो लेवल और कॉलम लेवल, the label must be contained in the selected source range। ठीक, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, the text in the label must be identical so that row और column can be accurately matched। और थर्ड दिया हुआ है, if the row और column label does not match any that existing in the target range it will be append a new row or new column। ठीक है, इसमें मेरा सारे आंसर जो मेरे सारे ऑप्शन दिए हुए सब के सब करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पिछला वीडियो आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, आप देखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन का मैं आपको पार्ट वाइज दिया हूं। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट मैं तीनों का 3 पार्ट दिया हूं, और पिछले भी जितने मैंने देखे क्वेश्चन नंबर 30 से पहले तक के सारे क्वेश्चन को मैं एमसीक्यू के थ्रू कराया हूं। ठीक है, और उसमें लगभग सारे क्वेश्चन आपको मैच कर लगभग सारे क्वेश्चन मैच करेंगे रिलेटिवली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे, मालिनी वांट्स टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मालिनी जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहती है अपने डेटाबेस में, शुड नॉट बी रिपीटेड इन हर फाइल, यानी वो अपने फाइल को रिपीट नहीं करना चाहती है। तो 8 डीबी में से कौन सा भाग है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके उसके डेटा को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, यानी डुप्लीकेट नहीं कर सकते डेटा को, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, ऑप्शन सी। अब 33 में, रोहन हैज 50,000 दैट वांट्स टू इन्वेस्ट द इन 2 म्यूचुअल फंड्स इन 1 ईयर, यानी कि अगर फाइंड द फंड ए at low risk and fund B is high risk and 21% or 18%, which features of spreadsheet calc will help him to decide, यानी उसमें से कौन सा फीचर्स है जो उसको डिसाइड करेगा कि आप कौन सा इसमें किसमें आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वर के थ्रू। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं इस सारे क्वेश्चन को मैं इसका आंसर आपको दे दिया हूं, आप एक बार अपना मैच कर लीजिएगा आपने क्या क्या टिक मारा है,
और कोई भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो दे सकते हैं एमसीक्यू वाला, उसमें मैं आपको डिटेल समझाया हूं, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इसमें क्या सही है और क्या गलत है। ओके, थैंक यू।